हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का जो हिस्ट्री पोर्शन है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 की हम बात करने वाले हैं। इसके पहले 3 चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें जो चैप्टर का नाम है वो है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। किताबों में ग्रंथ और पुराण जैसी किताबें आएंगी, ये हमें उस काल के इतिहास को कैसे वर्णित करती हैं उसके बारे में इसमें जानकारी ग्रहण करेंगे। एक रेफरेंस के रूप में हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जैसे वेद हो गए, चारों वेद के बारे में समझेंगे। उनमें क्या क्या दिया गया है, कौन से देवताओं का वर्णन किया गया है इसमें। साथ में जो संस्कृति और अन्य भाषाएं, यानी संस्कृति का विकास कैसे हुआ, किन हिस्सों में जो अन्य भाषाएं हैं उनका विकास हुआ, इस पर भी हम नजर डालेंगे। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे कि उस समय कौन कौन सी ऋग्वेद में नदियाँ अधिकतर दी गई हैं। जो ऋग्वेद है वह किस पन्ने पर लिखा गया है, जो पन्ना या छाल है, यानी कि जिस पर वो लिखी गई है पांडुलिपि, उसके बारे में भी हम समझेंगे कि वह किससे बना हुआ है और कैसे इसको रखा गया है। जो विश्वामित्र और नदियों की कहानी है, उस नदियों और विश्वामित्र की कहानियों के बारे में भी हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। साथ ही साथ जो उस समय प्रयोग किए जाने वाले मवेशी हैं, घोड़े हैं और रथ हैं, उस समय जो राजा महाराजा थे, या जो वेदों में इनका यूज के बारे में दिखाया गया है कि युद्ध के समय इनका यूज कैसे होता था। जो उस समय लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द थे कि जो समुदाय है, काम है, भाषा है, परिवार है, ये एक तरह से शब्द हैं जो कि एक विशेषता को बताते हैं एक पर्टिकुलर विशेष के लिए। तो इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि उस समय जो खामोशी प्रहरी की कहानी है, जो कि महापाषाण काल की है, जो कहानी है वो कैसे कितनी पुरानी है, किन किन हिस्सों से संबंधित ये कहानी है, उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। जो उस समय अवशेष मिले थे, जैसे कब्र के रूप में किस प्रकार कब्रों को ढका जाता था चारों ओर से पत्थर से, इसके बारे में भी हम समझेंगे। कब्रों में क्या क्या रखा जाता था एक व्यक्ति के साथ जब वो मर जाता था, उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। हड़प्पा शहर में जो कुछ इंडिकेशंस मिले हुए हैं, जो लोग पहनते थे, जो लोग हथियार के रूप में यूज करते थे, छुरी के रूप में यूज करते थे, उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। जो लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में भी हम पता करेंगे कि लोगों के बीच एक जो सामाजिक असमानता थी वो क्या थी, लोग किस प्रकार के बर्तन को यूज करते थे। उस समय जो कब्रगाहें हैं, खासकर जो परिवार की थी, वो कैसे बनती थी, किस प्रकार लोगों के कंकाल को एक स्थान पे एक तरह से उसको रखा जाता था। जो उस समय एक गांव था जिसका नाम था इनाम गांव, उसकी क्या विशेषता थी, खासकर कब्रों को लेकर के, उसमें जो कब्र पाए जाते थे, कब्र को जिस प्रकार रखा जाता था, उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। और जो इसमें ये भी समझेंगे कि क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन, जो कंकाल का अध्ययन पुरातात्विकविद करते हैं, वे हमें अध्ययन से क्या हमको पता चलता है, इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। जो हमने जिक्र किया है इनाम गांव की, कि वहाँ के लोग क्या क्या काम धंधे करते थे, किस प्रकार के वे पौधों को उगाते थे, उनके कौन कौन से बीज मिले हैं और वे क्या खाते पीते थे, इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। साथ में हम जो अन्य जानकारियाँ हैं उसको भी हम समझेंगे। पुस्तकालय में मेरी इस लड़की का नाम है। इसमें मेरी जो है, इसके दिमाग में कैसे आता है कि वेद क्या है, तो वो शिक्षक से किस प्रकार पूछती है, उसको हमें जो कहानी है उसमें समझते हैं। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में जो एक अलमारी पड़ी थी, उसमें बहुत सारी मोटी मोटी किताबें भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? फिर मेरी सोचने लगी कि वेद क्या होते हैं, चलो हम इसके बारे में जानते हैं। क्लियर है वेद क्या होते हैं, इस हिसाब से इसके दिमाग में आया। अब चलते हैं आगे। इसमें जो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ पाए गए हैं, उस ग्रंथों में से एक की बात कर रहे हैं, मतलब जो वेद है, जिसमें ऋग्वेद सामवेद आता है। ठीक है, तो जो वेद की बात आती है कि वेद कितने होते हैं, तो वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आते हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अब इसमें हम जानते हैं कि जो अग्नि है उनका क्या मीनिंग, वो किसके देवता हैं, इंद्र किसके देवता है और सोम किसके देवता है। तो जो इंद्र हैं वो आग के देवता हैं, आपको पता ही होगा। इंद्र जो है ये युद्ध के देवता है, और सोम जो है वो एक पौधा है जिसको खास तौर पर पेय बनाया जाता है, यानी एक रस होता है जिसको पेय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, ऐसा कहा गया। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांट करके सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे।
अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, ऐसा माना गया। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती थी। यानी जो ऋग्वेद की भाषा थी वो वैदिक संस्कृति थी, जिसको हम प्राक संस्कृति भी कहते थे। क्लियर है? जैसे हमने बात किया कि भाषा की बात करें, संस्कृति और अन्य भाषाएं, यानी इनका विकास कहाँ पे और किस स्थान पे हुआ, सबसे पहले कौन भाषा बोली गई, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। संस्कृति भाषा भारूपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे ये जो है ये भारतीय भाषाएं हैं। अगर एशियाई भाषा की बात करें तो इसमें फारसी, यूरोप और सी भाषाएं आती हैं। एशियाई भाषा में हमारी फारसी आती है और यूरोपीय भाषा में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये इस परिवार से ये सारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि इनकी समानता क्या थी, तो जैसे मात्र संस्कृति शब्द है, जो माँ है वो हिंदी शब्द है, मदर इंग्लिश शब्द है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो माँ की स्थिति है, माँ वाली जो स्थिति है, इसमें ये माँ वाली स्थिति ये सब में कॉमन है, चाहे वो संस्कृति की बात हो गई, चाहे वो हिंदी शब्द की बात हो गई, चाहे वो अंग्रेजी शब्द की बात हो गई। क्लियर है? जो उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती थी। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पूर्वोत्तर प्रदेश में, यानी जो हमारा पूर्वी एरियाज है ये वाला, इस एरिया में जो भाषाएं बोली गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा तिब्बत है, इससे सटा हुआ चीन का जो इलाका होता है जो तिब्बत में मिला हुआ है, तो चीन जो है पूर्वोत्तर से सीमा साझा करता है, इसलिए यहाँ की जो भाषाएं बोली जाती थी वो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं अभी भी। यहाँ पे बर्मा है जो कि पहले म्यांमार था, यहाँ पे बर्मा है। क्लियर है? ये बर्मा है, यहाँ पे तिब्बत है और ये हमारा पूर्वी प्रदेश है, सॉरी। तो यहाँ पे अभी भी तिब्बती परिवार की जो भाषाएं हैं वहाँ पे बोली जाती हैं, यहाँ पे पूर्वी भाग में। जो तमिल और तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम, ये हमारी द्रविड़ भाषाएं हैं। द्रविड़ मतलब जो हमारा दक्षिण का इलाका होता है, जहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं दक्षिण इलाके में, उसे हम द्रविड़ कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इन परिवार की जो द्रविड़ भाषा परिवार है उनसे संबंधित ये भाषाएं हैं। क्लियर है? जबकि जो हमारा झारखंड वाला एरिया है, झारखंड, मध्य प्रदेश और उनके कई हिस्से में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषाएं। जो हमारा मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, इस साइड का, वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। क्लियर है? इसमें ये कह रहा है कि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। हमारी जो किताबें थी, पहले हम जिन किताबें को पढ़ते थे, जो छपी हुई रहती थी, उसमें ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। यानी इन जो ऋग्वेद की भाषाएं हैं उनको हम श्रवण करते थे, न कि पढ़ते थे। रचना के कई सदियों बाद इन्हें पहली बार लिखा गया था और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही शुरू हुआ है। यानी ये भाषाएं, ये जो ऋग्वेद है भले ही पुराना हो चुका था, बहुत पुराना है, लेकिन इसे छापने और इसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जो कोशिश थी वो लगभग अभी 200 साल पहले ही शुरू हुई है। क्लियर है? अब हम आते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। यानी जो हमारे पुराने इतिहासकार थे वे ऋग्वेद का अध्ययन आखिर कैसे करते थे। तो बात करें कि इतिहासकार पुरातात्विक विदाएँ कि अतीत तरह जो उनकी तरह की जो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, यानी कि जो पुरानी चीज़ें थी उनको इकट्ठे करने का काम इन लोगों का था, इतिहासकार का और पुरातात्विक विदा का। तो वे पुरानी जानकारी को इकट्ठा करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। अगर हम बात करें कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित जो दो नदियां हैं जैसे व्यास और सतलज, इनकी जो कहानी है उसको हम नीचे पढ़ने वाले हैं कि इनके बीच क्या वार्तालाप हुआ था। इसके बीच विश्वामित्र और दोनों नदियां हैं जैसे व्यास और सतलज, इनके बीच जो वार्ताएं, जो संवाद हुई हैं, उनका हम कैसे विवरण देखें, तो उसका हम विवरण नीचे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। विवरण देखने से पहले मैं सोचता हूँ कि जो ऋग्वेद से संबंधित एक थोड़ा छूटा हुआ है उसको देख लेते हैं कि ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है वो एक मान लीजिए पन्ना है। जैसे ये जो पांडुलिपि है ये पांडुलिपि से बना हुआ पन्ना है। इसके पहले हम जो चैप्टर 1 है उसमें क्लियर कर चुके हैं कि जो पांडुलिपि है वो किससे बना है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। यानी जो ये पांडुलिपि है इस पे जो ऋग्वेद को लिखा गया था, जो छापा गया था, इतना से कह सकते हो, पहली बार 150 वर्ष पहले इसको किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद को भी लोगों को, जो ब्रिटिश सरकार, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आई या जो ब्रिटिश के जो पुरातात्विकविद हैं वो खोजने के लिए भारत में आए, तो उन्होंने भी जब इसको लिखते हुए देखा तो उन्होंने कहा क्यों ना हम अपनी भाषा में भी इसको कन्वर्ट करें। उन्होंने अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट किया।
जो अभी करंट में जो अंग्रेजी भाषा में यह अनुवाद किया गया, जो पांडुलिपि जो है ये पुणे में महाराष्ट्र का एक पुस्तकालय है, वहाँ पे अभी इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। तो इतना हम समझ गए ऋग्वेद के बारे में कि जो लिखी गई थी पांडुलिपि ये कैसे हुई थी, कब इसका सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, अब इसमें जो हम कहानियों की बात कर रहे थे जो ऋग्वेद में विश्वामित्र और नदियों के बीच की जो संवाद है उसको हम समझते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा नदियों से, क्या कहा, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ी से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो, तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ऐसा विश्वामित्र ने जो दो नदियां हैं, कौन, व्यास और सतलज, सतलज के बारे में उन्होंने कहा कि आप दो नदियों हो, आप जो है पहाड़ से गिरती हो और पहाड़ को चीरते हुए आ रही हो, और दो नदियाँ जा करके समुद्र में जाके गिर जाती हो, आप दोनों मिल सकती हो और जो आपकी गति है वो इंद्र द्वारा दी गई गति है। ठीक है, ये विश्वामित्र ने कहा। अब नदियाँ क्या जवाब देती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं, हमारा जो काम है वो देवताओं से बनाए रास्ते पर हम चलते हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता, जब हम निकल जाते हैं तो इन्हें हमको कोई रोक नहीं सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों करना चाहते हो। अब विश्वामित्र ने जवाब दिया, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपया करके मुझे अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से पार कर सकें। यानी उन्हें जो नदियाँ हैं, यहाँ विश्वामित्र, ये नदियाँ हैं और उनको यहाँ पे जाना है, ये विश्वामित्र आ रहे हैं, तो उन्होंने नदियों से प्रार्थना किया, हे बहनें, जब मैं यहाँ से गुजरूँ, इसको पार करूँ, तो अपने पानी को आप यहाँ पे रोक लो, जिससे मैं यहाँ पे जो रास्ता है उसको क्रॉस कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ। अब नदियाँ जवाब देती हैं, क्या देती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित हो उस पार चले जाओ। इतिहासकार बताते हैं कि, क्या बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। यहाँ जो इसमें मेन संदर्भ दिया गया है, वहाँ पे ये दिया गया है कि जो नदियों की तुलना है वो घोड़े और गायों से की गई है, क्योंकि उस समय इन दोनों का बड़ा महत्व था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका भी जिक्र किया गया है। जो गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। जब कोई मल्टीपल वाला क्वेश्चन रहता है जो कि एग्जाम में आता है, तो उसमें क्या होता है कि पूछ देता है कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो कि ऋग्वेद में उनका जो जिक्र है वो मात्र एक ही बार हुआ है। तो आप बताओगे गंगा और यमुना। क्लियर है। घोड़े और रथ, ऋग्वेद में इन लोगों की उपयोगिता क्या थी, तो उसको समझते हैं। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम मिलता था, यानी जो घोड़ों का काम था वो लड़ाई में रथ खींचने का काम था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी मतलब होते हैं जो गाय होती हैं, जो कि चराने वाले होते हैं, जो पशुएं जो चराने वाले होते हैं, जैसे गाय हो गए, आप सुअर को भी कर सकते हैं, इन लोगों को मवेशी कहते हैं। क्लियर है। तो जब लड़ाई जीत जाती थी तो मवेशियों को जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सके, ऐसी ज़मीनों के लिए भी लड़ा जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार अपने पास रख लेता था और कुछ हिस्सा जो पुरोहित होते थे उनको दे देता था, और जो शेष धन होते थे उनको आम आदमी में जो है वो बांट देते थे। जो कुछ धन बचता था उसको यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता था, यानी यज्ञ के लिए रख दिया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी उसमें आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इस युद्धों में, जो युद्ध होता था, इसमें भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना इस समय नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में एक दूसरे के साथ मिलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह और मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो उन सब में सबसे बहादुर और कुशल योद्धा हो। ऐसे लोगों को ही वो सरदार चुनते थे, यानी मुखिया चुनते थे अपने यहाँ का। जो उन लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, यानी किस हिसाब से लोग किसी को सरदार का जो शब्द होता है, जो मंत्री का शब्द होता है, उस समय वो क्या क्या होता था, तो उस शब्द की जो विशेषता है उसको बताने वाले जो शब्द हैं वो इस प्रकार हैं कि लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय
साथ में निवास स्थान और संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले जो कुछ शब्द हैं वो ऐसे हैं कि ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता गया होगा। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। यानी जो पुरोहित होते थे उनका जो काम होता था वो यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। और जो दूसरे लोग हैं वो है राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम इसके बारे में तो हम अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये न तो बड़ी बड़ी राजधानी में रहते थे, न ही बड़े बड़े महल में रहते थे। इनके पास न तो स्थायी सेना थी और न ही ये किसी प्रकार के कर वसूलते थे। इन राजा की मृत्यु के बाद इनका जो बेटा होता था वो शासक नहीं बनता था, ठीक है। यानी हमने पहले जिक्र किया, सरदार उसे बनाते थे जो उन पूरे ग्रुप में सबसे कुशल और सबसे बलवान हो, उसे ही हम सरदार मानते थे। तो यहाँ पे जो वंशानुगत प्रवृत्ति पहले के समय में जो हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें जो वंशानुगत वाली स्थिति थी वो इस समय नहीं थी। इस समय जो सबसे महान और सबसे कुशल हो वही सरदार बनता था। क्लियर है? यानी सरदार का बेटा सरदार नहीं होता था, ऐसा इस समय नहीं होता था। क्लियर है? जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था कौन सा? जन। जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। और जो दूसरा था वो था विश, जिसे हम वैश्य शब्द का नाम कहते हैं, ठीक है। पहला था जन और दूसरा था विश। ये दो शब्द था जनता या पूरे समुदाय के लिए। क्लियर है? ये जो दो नाम हैं ये ऋग्वेद में मिलते थे। इसमें पुरु जन या विश, भरत जन या विश जन, यानी कि जो नाम है उसके पहले इसका नाम मिलता था। जैसे पुरुजन, विश जन, भरत जन, यदुजन, ठीक है। इसके नाम, इसका जो नाम होता था उसके पहले इनको लगा दिया जाता था, ठीक है। जैसे यदुवंशी, ठीक है। जिन लोगों ने इन जो शब्द हैं उनकी रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने जो विरोधी को वे दास कहते थे या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं भी बोलते हों। बाद के समय में दास शब्द का मतलब होता था गुलाम। क्लियर है? दास को कोई भी हो सकता था, स्त्री भी होते थे, पुरुष भी होते थे। जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें हम दास के रूप में ग्रहण कर लेते थे कि हाँ ये मेरा दास है। उन्हें उनके जो मालिक होते थे उनको अपना वो सब कुछ मानते थे, जो वो कहते थे वो वही काम करते थे और उन्हें वो काम करना भी पड़ता था। अगर वे नहीं चाहते थे तब भी जो उनके मालिक होते थे जो कहते थे उनको वो काम करना पड़ता था। क्लियर है? जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगह एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वो कौन था? देखते हैं। खामोश प्रहरी। अब आगे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाण की। यानी ये जो कहानी है ये महापाषाण की है। ये बात करता है कि किस प्रकार जो है महापाषाण की उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर यह फैला, ठीक है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी महापाषाण यानी बड़ा पत्थर नाम से इसको इस नाम से जाना जाता था। ये पत्थर दफन करने की जो जगह है, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी वो 300 साल पुरानी थी। ये प्रथा कहाँ पे थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, यानी जो हमारा भारत का मैप है, यहाँ पे पूरा नहीं बन पाया है, जो मेरा भारत का मैप है यहाँ पे पूर्वी साइड में भी, उत्तर साइड में भी, दक्षिण साइड में भी और ये पश्चिम साइड में भी इस प्रकार की प्रथाएं जो थी, जो कब्र को दफनाने वाली प्रथाएं थी, कब्रों को, ये प्रथा चालू थी। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बात करें, जैसे जो कब्र की स्थिति थी वो कुछ इस तरीके से थी, यानी आप देख पाएंगे इधर ये कब्र ऐसे होते थे, इनमें जो बीच वाली स्थिति है ये वाला, यहाँ पे लोगों को लिटाया जाता था जो लोग मर जाते थे। उसके जो पीछे वाला एरिया होता है छोटे पत्थर से इस प्रकार ढका जाता था, फिर उसके बाद से एक बड़ा वाला पत्थर इस प्रकार से ढका जाता था। यानी जो कब्रें होती थी वो बेसिकली कब्रें जो होती थी वो पत्थर से ढकी जाती थी और कुछ अलग अलग टाइप से, अलग अलग वैरायटी से ढकी जाती थी। कई बार जो ये कब्रें हैं ये कई बार गोलाकार होती थी, कई बार इसमें बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। जो ज़मीन की कब्रें हैं इसमें कई प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी इसमें वस्तुएं मिली थी, इसके साथ इनको दफनाया गया था। अच्छा, यहाँ खास बात तो ये है कि जो कब्र थी उसमें
कुछ समानताएं भी पाई गई। अब समानता क्या थी? समानता वो थी कि मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें हम काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाने जाते थे। इसके साथ कुछ लोहे के औजार जैसे हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर, सोने के गहने, ये सारे एक समानता थी, यानी कि हर कब्र में इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो मिली। तो ये कुछ समानताएं थी कब्रों को लेकर के, जब दफन किया जाता था तो उसको लेकर के। क्लियर है? जो हमने कब्र के बारे में बात किया, इसमें ऊपर के बारे में दिखाए हैं कि कब्र किस प्रकार होते थे। एक बार फिर से देख लीजिए। ये कब्र की स्थिति चौकोर है, कुछ गोलाकार भी पाए जाते थे। इसके चारों ओर छोटे छोटे पत्थर होते थे, उसके ऊपर भी एक राउंडिंग पत्थर होते थे। क्लियर है? यानी पत्थरों से ढका हुआ। इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती थी जैसे हथियार, कुछ जानवर होते थे, क्योंकि ये लोग मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन है, इसलिए। क्लियर है? फिगर में दिखाया गया है कि जो कुछ सामान मिली हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये कुछ घोड़े के अस्थियां मिली हुई थी। ये जो है ये कुल्हाड़ी के कुछ हैं, पार्ट हैं। ये हमारे खंजर है। ये सारे कब्रों में जो कब्र खोदे गए पुरातात्विक द्वारा, उसमें ये सारी चीज़ें मिली। क्लियर है? अब इसमें लोगों की जो सामाजिक असमानताएं हैं, इसके बारे में हम कैसे पता किए, या जो लोग पुरातात्विक थे ये कैसे पता किए कि लोगों के बीच जो सामाजिक असमानता थी वो क्या क्या थी। तो जो पुरातात्विक थे, विद थे, वो ये मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें चीज़ें मरी हुई व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। अगर हम जो ब्रह्मगिरी है उसमें अभी हम नीचे देखेंगे कि ब्रह्मगिरी कहाँ पे है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं और साथ में शंख भी पाए गए थे। और वहीं दूसरे कंकाल में मात्र सिर्फ एक मिट्टी की बर्तन ही मिली है। यानी दोनों की कब्रों में जो असमानता थी वो ये थी कि एक के व्यक्ति में सोने के सिक्के, वो भी कितने, 33, और साथ में शंख भी। लेकिन वहीं दूसरे के कब्र में मात्र सोने जो मिट्टी की बर्तन होती है वही बस मिला। तो ये असमानता जो पुरातात्विक थे उनको ये नजर आया। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है, यानी कौन व्यक्ति गरीब थे, कौन व्यक्ति अमीर थे, यह इस स्थिति को दर्शाते थे। अमीर व्यक्ति अपने कब्र में इस तरीके से रखते थे जो ज़्यादा सामान था, जिसमें 33 सोने और शंख रहते थे। जो गरीब व्यक्ति थे वो इस तरह के रखते थे, इसमें मात्र मिट्टी के बर्तन इसमें रहते थे। क्लियर है? अब इसमें यह कह रहा है कि क्या कुछ कब्र गाहें खास परिवार के लिए थी, यानी कि जो स्थान था, जो कब्र की स्थिति थी, या क्या यह कुछ परिवार के लिए थी, अमीर गरीब वाले के लिए, इस टाइप में। तो कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों की एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ला करके दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। वो इस प्रकार से दफनाते थे, यानी कि जो उनकी स्थिति थी वो कुछ गोलाकार थी, जिससे वे इधर से जा करके और ज़मीन के अंदर इस तरीके से जा करके, जैसे मान लीजिए एक लोग यहाँ पे दफन हो गए, फिर उसके बाद से जब दूसरे की स्थिति आई तो वो यहाँ पे अंदर से जा करके फिर यहाँ पे दफन कर दिए। क्लियर है? इनाम गांव के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, यानी जो हमने पीछे जिक्र किया इनाम गांव के बारे में, उसके लिए एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए कब्र खोजे गए थे। तो वो क्या थे, इसके बारे में समझते हैं। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। वहाँ पे लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लटा करके, यानी कि जो गड्ढा होता था इसमें सीधा लिटा करके दफनाया जाता था। जो वयस्क थे, यानी कि जो जवान व्यक्ति कह सकते हो, वे थे। उनका सिर जो होता था वो उत्तर दिशा में होता था, यानी कि जो सिर था वो उत्तर दिशा में। और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, ऐसा उसमें जो पुरातात्विक थे उन्होंने पता लगाया। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, उनके साथ उनको दफना दिया जाता था और शव के साथ उनको रख दिया जाता था। यानी उनको जब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ खाने पीने के लिए खाने के लिए कुछ थाली रखते थे, बर्तन रखते थे, और पानी पीने के लिए भी बर्तन रखते थे। ठीक है? एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक के साथ दफनाया गया। एक जगह जो खोजा गया था उसकी स्थिति ऐसी थी कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में, ठीक है, 5 कमरे वाले मकान में उसको दफनाया गया था। ठीक है? और उसके साथ क्या था, 4 पैर वाली मिट्टी की एक बड़ी संदूक थी जो कि उसके साथ दफनाई गई थी। बस्ती के बीच में एक बड़ा घर था जिसमें बस्ती जैसे बड़ी थी है, उसके बीच में एक बड़ा घर था। यहाँ पे अनाज के गोदाम मिले हैं और साथ में शव के पैर भी उसमें मुड़े हुए थे, ऐसा मिला था। ठीक है?
क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन, यानी जो हमारा कंकाल का अध्ययन हम पुरातात्विक वाले किए हैं वे क्या बताते हैं। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या नहीं स्त्री का, ऐसा क्वेश्चन इसमें राइटर पूछ रहा है। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे, जो पुरातात्विकविद हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी उस समय आभूषण पहने थे। यदि हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार पुरुष भी बाजूबंद और जो कुंडल थे वे पहनते थे। क्लियर है? तो हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि हाँ ये पुरुष का है ये महिला का है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी स्त्रियों की जो हड्डियां थी यानी उनकी जांच करना, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी जो कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। जो एक कुल्हा होती है यानी टंगड़ी कह सकते हो, टांग वाला, ये वाला उनसे पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी चौड़ा होता है। तो इस आधार पर भी हम अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है? आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र जैसे चरक संहिता का किताब लिखा था। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान को 206 से ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा है। जो उस समय चरक थे, कहा कि जो अब क्वेश्चन भी पूछ देता है कि चरक किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे चिकित्सा से संबंधित है। उनसे पूछता है कि ये कौन सी किताब लिखे हैं, तो कहोगे चरक संहिता। चरक संहिता इन्होंने किताब लिखा है। बात करने वाले हैं कि किताब इनाम गांव के लोग कौन कौन से काम धंधे करते थे। इनाम गांव में पुरातात्विक को मिला कि यहाँ पे गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा और मटर, तिल जैसे बीज भी यहाँ पे मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी यहाँ पे मिली हैं। कई हड्डियों पर तो निशान के चिन्ह भी हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोग इन जानवरों को खाते थे या खाते होंगे। यहाँ पे जानवर कौन कौन से मिले हैं, यानी कौन कौन सी हड्डियाँ यहाँ पे मिली हैं, इसकी बात करें तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, यहाँ तक कि खरहा, नेवला, चिड़िया और घड़ियाल जैसे जानवर भी यहाँ पे पाए गए। कुछ मछलियों की हड्डियाँ भी यहाँ पे पाई गई, जिससे ऐसा लगा कि ये लोग मछली को भी खाते थे। ऐसा भी साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर ऐसे कई रस भरी जो फलें हैं उनको ये एकत्र करते थे और खाते थे। अगर एक अन्य सूचना की बात करें तो अगर आप एटलस खोल के देखेंगे तो जो चीन का जगह आता है, जैसे ये चीन है, ये भारत का एरिया है, तो यहाँ पे लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण को पाते हैं। यह जानवर की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ भी कहा जाता था, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों के सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, यानी जो राजा युद्ध करने के लिए जाते थे वे इन पे हड्डियों से ये सवाल लिखवाते कि क्या वे युद्ध जीत जाएंगे, क्या फसलें अच्छी होगी, यानी कि तरह तरह के क्वेश्चंस उनके ऊपर हड्डियों के ऊपर लिखवाते थे, क्योंकि ऐसा भविष्यवाणी उस पर होता था। इसलिए लोग यहाँ तक कि क्या उन्हें पुत्र प्राप्त होगा, इस तरह के वे क्वेश्चंस उस पर लिखवाते थे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। तो भविष्य जो वक्ता थे इन दरारों को बड़े ध्यान से देख करके भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रहे होगे कि ये भविष्यकर्ता कभी कभी गलती भी तो करते थे। शहरों में महल बना के रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना अभी भी नहीं जानते थे। यानी इस समय लोहे का इस्तेमाल करना वे लोग नहीं जानते थे। क्लियर है? अगर हम इसमें जो उपयोग किए गए शब्द की बात करें तो इसमें वेद का हमने जिक्र किया है। हमने प्रार्थना के बारे में समझा है कि प्रार्थना शब्द क्या है, भाषा क्या है, रथ का यूज कैसे होता था, यज्ञ कौन करता था, किसके लिए करता था, राजा की उस समय क्या प्रासंगिकता थी, उस समय दास कौन लोग थे, और साथ में हमने समझा कि महापाषाण का अर्थ क्या होता है। महा मतलब होता है बड़ी और पाषाण मतलब होता है पत्थर। इस तरह से हमने शब्द को समझा। हमने कंकाल शब्द को भी समझा। हमने कब्र उस समय कैसे बनती थी, किस प्रकार से पत्थरों से वे घिरती थी, उसके बारे में हमने कब्र के बारे में समझा। किस प्रकार लोग कब्र में अपने जो खाने पीने की वस्तुएं थी, यहाँ तक कि जानवर भी अपने साथ दफन करते थे, हमने इसके बारे में भी समझा। हमने लोहे की उपयोगिता के बारे में भी समझा कि उस समय लोग लोहे की जो उपयोगिता थी उसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था। क्लियर है? इसमें हम अगर तिथियों की बात करें कि कौन सी तिथि मतलब जो महत्वपूर्ण तिथि है, उसमें कौन कौन सी तिथि महत्वपूर्ण है, तो जो वेदों की रचना का प्रारंभ हुआ था लगभग 3500 साल पहले हुआ था।
महापाषाण का के निर्माण की शुरुआत कहें तो वो लगभग 3000 साल पहले हुआ था। इनाम गांव में कृषकों का जो निवास था वो लगभग 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। जो चरक थे यानी जो लिखे थे चरक संहिता, तो चरक जो है लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला है सुमेलित कीजिए, यानी जो इसमें दिया गया है उसको मिलान करना है। तो पहला है सूक्त। सूक्त जो है कहाँ पे जाएगा, तो सूक्त जाएगा जो अच्छी तरह से बोल सकता है, ठीक है। अच्छी तरह से जो बोला गया शब्द है उसको सूक्त कहेंगे। रथ क्या होता था, रथ का क्या यूज होता था, रथ का यूज युद्ध में उपयोग किया जाता था। यज्ञ क्या है, तो यज्ञ अनुष्ठान। दास, दास मतलब गुलाम। अब महापाषाण का मतलब सजाए गए पत्थर। क्लियर है। अब आते हैं अपने सेकंड पे, जिसको अधिक स्थान भरना है। ये सेकंड वाले में अधिक स्थान भरना है। तो पहला है कि खाली स्थान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी विभिन्न घोड़ी, विभिन्न घोड़ी यानी यहाँ घोड़ी रहेगा, विभिन्न घोड़ी। क्लियर है। पहले में हो जाएगा विभिन्न घोड़ी। दूसरा में क्या होगा, खाली स्थान में महापाषाण पाए जाते थे। कहाँ कहाँ मिलते थे, जो जानो चारों कोना है, जैसे दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे महापाषाण की जो चीज़ें थी, जो साक्ष्य मिले हैं वो इन चारों कोनों पर मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तीसरा क्या है, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान खाली डैश का काम करते थे। तो क्या काम करते थे, तो जमीन के नीचे जो कब्र खोदी जाती थी, तो उसके लिए यूज होता था। तो इसमें भरेंगे क्या, सॉरी, जमीन के नीचे कब्र जो खोदी गई है वही का काम करती है, ठीक है। अब चौथा क्या है, पोर्ट होल का इस्तेमाल खाली डैश के लिए किया जाता था। तो किसके लिए किया जाता था, पत्थर से बने कमरे में जाने के लिए, ठीक है। पत्थर से बने कमरे में जाने के लिए, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा है इनाम गांव के लोग खाली डैश खाते थे। तो क्या क्या खाते थे, अनाज, मांस और लास्ट फसल। क्लियर है, ये सब इतने लोग खाते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें दिया है कि आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। तो ऋग्वेद जो है उस समय लिखा नहीं गया था, आज से कुछ साल पहले, जिसमें जो वैदिक काल है, सॉरी, ऋग्वेद की रचना वैदिक जो प्रार्थना है उसके रूप में की गई थी ऋषियों द्वारा, और ये कागज़ पर लिखित नहीं थी, इसलिए इसे पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन आधुनिक समय में जो पुस्तकें हैं उसको जो है लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफ़र किया गया है। तो ऋग्वेद, इसका जो सिंपल लेंगे अगर हम, तो ऋग्वेद की रचना वैदिक प्रार्थनाओं के रूप में की गई थी, ऋषियों के द्वारा इसको किया गया था। ये कागज़ पर लिखित नहीं था, इसलिए इसे लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जो आधुनिक किताबें हैं इसको लोग पढ़ पाते हैं। क्लियर है। अब जो चौथा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि पुरातात्विकविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। इसको आपको कमेंट में बताना है कि क्या है, ठीक है। ये है लास्ट का क्वेश्चन, एक राजा का जीवन दास के जीवन से कैसे भिन्न है। तो इसको अगर समझना होगा तो ध्यान से समझिए इसको कैसे है। जैसे वैदिक काल में राजा का जीवन दास और दासियों के जीवन से बहुत ही भिन्न था, ऐसा लोग कहते थे। दास के स्त्री जो दास होते थे वे स्त्री या पुरुष दोनों होते थे। दास उसे कहते थे जो युद्ध में बंदी बना के लाया जाता था जिसको, और दासों को जो व्यक्ति जो बंदी बना के लाते थे उनकी संपत्ति मानी जाती थी। वे अपने मालिक की इच्छा अनुसार काम करते थे, चाहे वो कोई भी काम करने को देते थे, लेकिन वे उनको मजबूरी में भी वे करते थे। जो उनके जो मालिक थे वे जो काम कहते थे उनको वे मजबूरी में भी करते थे। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करें राजा की, ये हमने बात की किसके, दास की। दास को दस्यु भी कहते हैं, आपको पता ही है। लेकिन इसके विपरीत अगर राजा की बात करें तो राजा मालिक की भूमिका में होता है, यानी वे मालिक की तरह रहते हैं। वे युद्ध में जो दासों को बंदी बना के लाते हैं तो वे बंदी यानी दस्यु कहलाते हैं। राजा को यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन जो दास थे उनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। क्लियर है ना, यही अंतर था। तो इसके साथ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। इसमें
हमने सारी चीज़ों को देखा अच्छे से। इनाम गांव के बारे में समझा कि जो काम धंधे हैं कैसे होते थे। कंकाल के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद से इनाम गांव की जो एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र थी वो कैसी थी, यानी एक परिवार के लिए कुछ कब्रें एक खास परिवार के लिए बनाई गई थी, यानी गरीब और अमीर की बात यहाँ कर रहा है। लोगों के बीच जो सामाजिक असमानता थी कब्र को लेकर के, किसी अमीर व्यक्ति के कब्र में कितनी थी और गरीब व्यक्ति की कब्र में क्या दफनाई जाती थी साथ में, उसके बारे में भी कंप्लीट में देख लिया। जो उसमें कब्रों में खुदाई करने के बाद पुरातात्विक को मिले थे, जैसे ये छुरी हो गया, ये चीज़ें ये मिले थी, उसके बारे में भी हमने जान लिया अच्छे से। जो उस समय बनाई गई थी कब्रें वो कुछ इस तरीके से हमने इसके बारे में समझा, दिखाई गई हैं। जो महापाषाण काल के बारे में हमने समझा। उसके बाद से लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में भी हमने समझ लिया अच्छे से। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में हमने समझा किस प्रकार ये यूजफुल रहे हैं। हमने दोनों नदियों और विश्वामित्र के जो संवाद है उसके बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, अध्याय 4। अब जो कल का है, कल हम समझेंगे चैप्टर 5 के बारे में। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।